ये हमारी 6th क्लास है। नाउ हम रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ चुके थे। अब रेस जुडिकेटा और एस्टोपल को हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल। लेकिन रेस जुडिकेटा और एस्टोपल से पहले हम रेस जुडिकेटा के कुछ प्रोविजंस और पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, कंसेंट डिक्री एंड एक्स पार्टी डिक्री में क्या है। तो देखो, कंसेंट डिक्री क्या होती है कि जब दोनों पार्टी कंसेंट दे देती हैं तो कोर्ट कंसेंट डिक्री पास कर देता है, ठीक है। ऐसे ही एक्स पार्टी डिक्री भी होती है। एक्स पार्टी डिक्री में क्या होता है कि एक पार्टी नहीं आई, डिफेंडेंट नहीं आया मान लो, तो प्लेंटिफ की बात सुन के कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री दे देता है। तो जो डिफेंडेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझो, यही बोल सकते हो आप एक तरह से कि उसने अपनी कंसेंट दे दी कि ठीक है, प्लेंटिफ जो बोल रहा है उसको सुन के आप डिसीजन दे दो, मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ जो प्लेंटिफ कह रहा है उसमें, इसलिए तो वो अपील नहीं हुआ डिफेंडेंट। तो एक तरह से और जो एक्स पार्टी डिक्री है वो भी कंसेंट डिक्री की तरह ही कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। और तो जो बाइंडिंग करेक्टर है एक्स पार्टी डिक्री का या कंसेंट डिक्री का, दोनों का जो बाइंडिंग करेक्टर है, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्विटेबल एस्टोपल रेदर देन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेज जुडिकेटा। यानी इसका मतलब जो एक्स पार्टी डिक्री है उसमें एक्चुअली क्या है कि एक्स पार्टी डिक्री में आप बोलोगे कि अगर एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई तो नाउ फर्दर उसी केस को, उसी चीज़ को लेके दोबारा डिफेंडेंट केस नहीं कर सकता। तो ये ऐसा क्यों है, तो ये यहाँ पे रेस जुडिकेटर का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोर्ट ने डिस्प्यूट सुनकर फाइनली डिसीजन नहीं दिया, अल्दो प्लेंटिफ को सुना है। तो रेस जुडिकेटा ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो रहा है। यानी इसका मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एक्स पार्टी डिग्री होती है तो रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। पर इसका एक्स पार्टी डिग्री का कंसेंट और कंसेंट डिग्री का जो बाइंडिंग करेक्टर है वो रेस जुडिकेटा से ज़्यादा किस पे बेस्ड है, इक्विटेबल एस्टोपल पे। इक्विटेबल एस्टोपल पे बेस्ड है, ठीक है। इक्विटेबल एस्टोपल का मतलब है कि जहाँ पे आपने कंसेंट दे दी अपने आप, तो फिर आप अपनी कंसेंट को फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी आपने अपनी कंसेंट दे दी और उसके बेस पे आप कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो फिर आप अपनी कंसेंट को बाद में चेंज नहीं कर सकते। रिलीफ क्लेम्ड बट नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। अब एक्सप्लेनेशन 4 है जो रेजिड्यू सेक्शन 11 की, उसमें एक्सप्लेनेशन में गया है कि अगर आपने कोई रिलीफ मांगा था और कोर्ट ने वो रिलीफ मतलब उस रिलीफ के ऊपर कुछ कहा ही नहीं कोर्ट ने, तो माना जाएगा कि वो रिलीफ आपको डिनाई कर दिया गया है और वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेजिडिकेटर लगेगा और आप उस रिलीफ को लेके फर्दर दोबारा फ्यूचर में केस नहीं कर सकते। प्रोबेट प्रोसीडिंग, प्रोबेट का मतलब होता है विल के रिगार्डिंग जो प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट जब ये चेक करता है कि जो मर गया पर्सन उसकी विल है कोई या नहीं है, इस तरह की प्रोसीडिंग को हम प्रोबेट प्रोसीडिंग कहते हैं। और प्रोबेट प्रोसीडिंग में अगर कोई डिसाइड हुआ है तो वो डिसीजन भी रेस जुडिकेटा कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, मतलब आप समझ गए कि प्रोबेट विल से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, वहाँ पे कोर्ट ने कुछ दो पार्टियों का, तीन पार्टियों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया और बाद में उस रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो ऑलरेडी क्योंकि डिसाइड हो चुका है तो वहाँ पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एक्सप्लेनेशन 7 जो सेक्शन 11 की है उसने साफ साफ बता दिया है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी रेजिडिएटर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। पहले डिस्प्यूट होता था, एक्सप्लेनेशन 7 1976 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, तो उससे पहले डिस्प्यूट था। कुछ लोग कहते, कुछ कोर्ट का मानना था कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे रेजिडिकेट एप्लीकेबल है, कुछ कहते थे नहीं है। लेकिन अभी फाइनली एक्सप्लेनेशन 7 आ गई 1976 अमेंडमेंट के थ्रू और यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी रेजिडिकेटर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
समरी प्रोसीडिंग। तो समरी प्रोसीडिंग होती है जहाँ पे डिफेंडेंट के पास राइट नहीं होता, टू डिफेंड करने का राइट नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट के पास कोई डिफेंस है ही नहीं और वो टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए डिफेंडेंट के पास कोई राइट नहीं होता। और समरी प्रोसीडिंग यानी प्लेंटिफ को सुन के डिसीजन दे दी जाता है। तो समरी प्रोसीडिंग में कोई डिसीजन आया है तो वहाँ पे रेज़ जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। और कोर्ट के बाहर यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, यानी कोर्ट को छोड़ के कहीं और भी किसी ऑफिसर के सामने प्रोसीडिंग हो रही है जो कोर्ट नहीं है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी जो चीज़ डिसाइड हुई है वहाँ पे उसके ऊपर भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो रेस जुडिकेटा इज़ नॉट एप्लीकेबल टू समरी प्रोसीडिंग एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग। पहले डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन थी। कुछ हाई कोर्ट कहते थे कि समरी प्रोसीडिंग पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, कुछ कहते थे कि समरी प्रोसीजर पे जो डिसीजन आया है, समरी प्रोसीजर में जो डिसीजन आया है उस पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो अभी फाइनली जो प्रीवी काउंसिल थी उन्होंने मतलब पहले जो कोलकाता हाई कोर्ट था, ठीक है, वो कोलकाता हाई कोर्ट पहले मना करता, वो बोलता था कि समरी प्रोसीडिंग पे रेजिडिकेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि समरी प्रोसीडिंग पे रेजिडिकेट एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो लास्ट में प्रीवी काउंसिल ने बाबू भगवान दीन वर्सेस गिर हर स्वरूप केस में ये डिसीजन दिया कि भाई समरी प्रोसीडिंग और एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं वहाँ पे रेजिडिकेट प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हुआ। बाद में हाई कोर्ट ने भी इसको मान लिया था। नाउ फॉरेन जजमेंट अगर कोई है, यानी फॉरेन कोर्ट में कोई चीज़ डिसाइड हो गई है, तो क्या वो इंडिया में एज ए रेजिडिकेट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेस जुडिकेटा है, ठीक है, रेस जुडिकेटा ये नहीं है कि कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है, कोई फॉर्मर सूट है था, उसमें कोई चीज़ डिसाइड हुई है तो वहीं पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। सूट के अलावा भी अगर कोई और प्रोसीडिंग है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोर्ट ने कुछ केस को डिसाइड कर दिया है, तो यानी सूट के अलावा अगर किसी और प्रोसीडिंग में भी कोर्ट के सामने कोई चीज़ आई थी और उसमें कोर्ट ने कुछ चीज़ें डिसाइड कर दी हैं, तो उसके ऊपर भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 11 में सूट एंड अदर इशू दोनों चीज़ मेंशन है। तो नो, ठीक है। और तो और ये बताया गया है कि जो प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा है, इट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द लिमिटेड प्रोविजन ऑफ द कोड, ठीक है। तो फिर सेक्शन तो बोल सकते हैं सेक्शन जो 13 है वहाँ पे जो फॉरेन जजमेंट की बात की हुई है, तो फॉरेन जजमेंट क्योंकि वो अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है तो वो कंक्लूसिव है, तो उसमें कोई चीज़ डिसाइड हो गई है तो फिर आप वो चीज़ को लेके दोबारा केस नहीं कर सकते। तो वी कैन से कि फॉरेन जजमेंट में ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इफ फॉरेन जजमेंट इज गिवन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। वेयर ऑफ द प्ली, अब अगर रेस जुडिकेटा का रेजिडिकेटा का ऑब्जेक्शन अगर किसी ने रेज किया पार्टी ने तो ठीक है, अगर किसी पार्टी ने रेजिडिकेटा का पॉइंट रेज नहीं करा तो फिर मान लिया जाएगा उसने रेजिडिकेटा का प्रोविज़न को वेव ऑफ कर दिया है। सेक्शन 12 फर्दर बात करता है, सेक्शन 12 कहता है कि अगर कहीं रूल में लिखा है, यानी सीपीसी में कोई रूल है, उस सीपीसी के किसी रूल में अगर लिखा है कि आप पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, तो तो अ, तो फिर उस कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कहीं रूल में आपको माना गया है कि पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे यू कैन वन पर्सन कैन इज नॉट एंटर टू इंस्टीट्यूट ए सूट, देन उस कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल होता है। और दूसरे प्रोविज़न देख लो एक्ट के, जहाँ पे फर्दर सूट आप फाइल नहीं कर सकते। तो देखो ऑर्डर 2 रूल 2 में लिखा है कि अगर आपने कोई क्लेम कोई पोर्शन क्लेम का छोड़ दिया, आपने कोई क्लेम था उसमें से आपने कुछ क्लेम छोड़ दिया, आपने मांगा ही नहीं वो क्लेम, तो फिर फर्दर आप दोबारा से वो क्लेम के लिए दोबारा केस नहीं कर सकते। ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर
9 और रूल 8 एंड 9 और इसमें लिखा है कि अगर डिफेंडेंट अपीयर हो गया और प्लेंटिफ अपील नहीं होता और कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिफ दोबारा उसी सब्जेक्ट मैटर के बेस पे सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, उसी कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल नहीं कर सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर 22 है। ऑर्डर 22 रूल 9 में ये लिखा है कि अगर कोई सूट अबेट हो जाता है, डिसमिस हो जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ एनी पार्टी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टी, तो फिर तो सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे नया सूट नहीं चलाया जा सकता। और अगर ऑर्डर 23 रूल 1 में जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट की परमिशन बिना केस को विड्रॉ कर लेता है तो बाद में वही जो सेम सब्जेक्ट मैटर के बेस पे सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके दोबारा से केस नहीं हो सकता सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके। या अगर पार्टी ने कोई क्लेम अमेंडन कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट तो फिर उस क्लेम के लिए के लिए वो आप फ्रेश शूट फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर 23 रूल 1। नाउ अब रेस जुडिकेट और एस्टोपल में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो रेस जुडिकेट और एस्टोपल में डिफरेंस ये है कि जो एस्टोपल है वो प्रिवेंट करता है कि किसी पार्टी को कि अगर उसने कोई पार्टी ने कोई चीज़ पहले बोली और फिर बाद में वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोल रहा है तो ये रूल ऑफ एस्टोपल डिनाई करता है। अगर किसी आदमी ने कुछ बोल दिया और उसके बेस पे सामने वाली पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो अब आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द अदर पार्टी। और जो रेजुडिकेट है वो ये बताता है कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उसको ट्रू मानना है। और सेम चीज़ को एक बार जो कोर्ट ने कोई डिसाइड कर दी चीज़ तो सेम चीज़ को आप दोबारा से उसके ऊपर उसको दोबारा से आप द सब्सिक्वेंट सूट में उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो रेस जुडिकेटा डिफरेंस देख लो। रेस जुडिकेटा रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट और एस्टोपल रिजल्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्टी। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल पब्लिक पॉलिसी ग्राउंड पे है कि भाई देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। और जो एस्टोपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेस पे है कि भाई कोई भी अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो कुछ कह रहा है फिर दूसरा बाद में अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है जिससे कि दूसरी पार्टी अफेक्ट हो रही है। रेस जुडिकेटा आउट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और वो कोई भी कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता जहाँ पे ऑलरेडी कोई चीज़ डिसाइड हो चुकी है तो उस मैटर के ऊपर सब्सिक्वेंट सूट में कोई इंक्वायरी भी नहीं चलाई जा सकती। एस्टोपल इट इज़ ए रूल ऑफ एविडेंस। और रेस जुडिकेटा में इट इज़ प्रिज्यूम दैट द फॉर्मर डिसीजन इज ट्रू एंड एस्टोपल में इट प्रिवेंट्स द पर्सन फ्रॉम सेटिंग अप व्हाट ही कॉल्स द ट्रूथ। तो बस इतना ही है। तो ये रेस जुडिकेटा का जो प्रोविज़न था नेक्स्ट क्लास में अब फर्दर हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच।